हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और क्वेश्चन नंबर 1 to 19 हमने लास्ट वीडियो में पहले ही कवर कर लिया है। जिन बच्चों को नया वीडियो भी मिला है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया या आपके किसी फ्रेंड ने आपको शेयर किया, कहीं से भी वीडियो आपको मिल गया है, तो आपको अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की या मोशन की और भी किसी चैप्टर की, तो जाइए नीचे कमेंट पिन किया हुआ है मैंने, उस पिन कमेंट को बच्चों चेक करिए। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट पूरा पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा, या आप लैपटॉप यूज़ करो जहाँ पर भी, ठीक है। अब बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो सर चैप्टर बढ़िया तरीके से कहाँ से पढ़ें, तो जाइए नीचे कॉमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ पहले ऊपर चैप्टर का लिंक दिया होगा, तो उसमें 20 to 21 आवर्स की क्लास होती है। जी हाँ, 20 से 21 घंटे की क्लासेस होती हैं, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से सर्च किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और थंबनेल पे लिखा था 1 घंटे में करें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप अपने साथ छलावा कर रहे हो, परेशान हो जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे बच्चों, चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आपको चैप्टर को कम से कम 7 to 8 डेज देने चाहिए और अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए, आपको हर एक वीडियो डिटेल में मिलेगा, हर एक टॉपिक डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आज हम फिनिश करते हैं। चलिए, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इज रिलेटेड टू मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमको करते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स एसआई यूनिट, इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली। तो ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी छोड़ दो, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, तो याद है आपको क्या, कोई बॉडी है उसका मास अगर m है और वो v वेलोसिटी से जा रही है और लीनियर मोशन अगर कर रही है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम मतलब क्लास 9 में एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम ही पढ़ाया गया है, एंगुलर मोमेंटम क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली हम कैसे दिखाते हैं, m into v, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। इन्होंने हमसे मोमेंटम यहाँ पे पूछा था, तो हमने मोमेंटम जो क्लास 9 में हमसे पूछा है, तो उनका कहने का मतलब है लीनियर मोमेंटम ही की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर किया क्या कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वेलोसिटी, मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट लिया गया किसके साथ, उसकी वेलोसिटी के साथ। तो यदि मास को हम स्मॉल m से शो करें बच्चों और वेलोसिटी को अगर हम v से शो करें, ठीक है, तो मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय मोमेंटम को हम p से इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास को m से, वेलोसिटी को v से। कोई डाउट है बताइए। अब एक चीज और, कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो आपने हमको बता दिया कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू प्रोडक्ट, ये तो सबको पता है। हाँ भाई मुझे भी पता है, सबको पता है। तो सुनो, अब मोमेंटम का अगर असली ज्ञान आपको लेना हो बच्चों, ठीक है, तो वो हमने क्लास में समझाया हुआ है कि वाकई इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज से हमने इसको क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप जाइए चैप्टर विजिट करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं ना, जहाँ पे पढ़ाया हुआ है वहाँ पे आप विजिट करिए, तो मोमेंटम का आपको डीप नॉलेज मिलेगा। बहरहाल एग्जाम में तो आप इतना ही लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए पढ़िए, नीचे जाइए चैप्टर विजिट करिए, अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि राइट इट्स एसआई यूनिट। अब देखो मोमेंटम की एसआई यूनिट कैसे मिलेगी बताओ, p इज इक्वल्स टू क्या होता है, m into v, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, p की एसआई यूनिट चाहिए, तो मास की एसआई यूनिट इनटू वेलोसिटी की एसआई यूनिट। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट सभी बच्चों को पता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए किसी को। हाँ, तो नीचे हमने लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ध्यान दें, इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। क्या होता है, व्याख्या करना, समझाना किसी चीज को एलाबोरेट करना। वो क्या कह रहे हैं, फोर्स की व्याख्या करिए, किसकी हेल्प से, फोर्स को इंटरप्रेट करिए, किसकी हेल्प से, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की हेल्प से। तो बच्चों हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही क्वेश्चन किए हुए, रॉकेट वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको बताया था कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है, वो फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय इट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिधर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये बात है। जिन बच्चों को पूरी डेफिनेशन नोट करनी हो, ऑब्वियसली आप चैप्टर अगर पार्ट 1 से करते हुए चले आ रहे हो एग्जाम्पलर, तो कॉपी होगी आपकी बनी होगी, वहाँ आपने नोट किया होगा। और अगर ईयरफोन लगा के इधर उधर घूम के सुन रहे थे तो बात ही अलग है, कॉपी बनाया करिए बच्चों, ठीक है।
तो कॉपी में देखिए आपकी मैंने डिटेल में लिखवाया हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में इंटरप्रेट करता हूँ किसको, फोर्स को, विद द हेल्प ऑफ या इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे हमने लिखा वी कैन इंटरप्रेट फोर्स बाय द न्यूटन सेकंड लॉ विच स्टेट दैट व्हाट फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि जब हमने प्रोपोर्शनल किया था तो कांस्टेंट के आया था, कांस्टेंट के को हमने 1 लिया था क्योंकि फोर्स को हमने 1 यूनिट डिफाइन किया था, उसके लिए हमने सारी चीज़ें 1 रखी थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए हमने बोल दिया फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर आप इतना भी लिख दोगे इस आंसर में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर भी आप ठीक से डेफिनेशन लिखिए जो हमने पीछे लिखवाई है। बताइए कोई डाउट है? हाँ, अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की। नाउ स्टूडेंट्स आगे पढ़िए इस क्वेश्चन को, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली, ठीक है। मतलब ये जो भी इन्होंने हमें भाई देखिए ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी चीज़ को। आपने इस साल एक चैप्टर पढ़ा है शायद, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैथमेटिक्स में, ठीक है, ग्राफ भी बनाया होगा शायद। तो वहाँ आप क्या पढ़ते थे, मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। देखिए y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमारे पास 2x + 2 है। अब इसका ग्राफ आप कैसे बनाते थे बताइए, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये। फिर आप क्या करते थे, आप एक टेबल बनाते थे ऐसे छोटी सी, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, मान लो x हमने 0 रखा, कितना 0, तो y कितना आ जाएगा, यस 2 × 0 0 0 + 2 2, तो y 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप x1 रखते थे, कुछ भी रख लो x, तो 2 × 2 + 1 4, y कितना आ जाएगा 4। फिर x आप 2 रख रहे हैं तो 2 × 4 + 2 6। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले, 0, 2, नेक्स्ट क्या मिला 1, 4, नेक्स्ट क्या मिला 2, 6। तो कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, 0, 2 का मतलब x पे कितना 0 और y पे कितना 2, तो ये पॉइंट मिला। फिर 1, 4 का मतलब x पे 1 और y पे कितना 4, तो ये वाला पॉइंट मिला। फिर x पे 2 और y पे 6, तो 6 यहाँ कहीं आएगा ना, तो 2, 6। ये देखिए क्या बन गया बताइए, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। भाई चेक करो ना, स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, 2x + 2 है। बात समझ में? बच्चों ध्यान से चेक करिए कि अगर हम आपको एक ग्राफ बनवाएं, यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा, अगर हम आपको एक ग्राफ बनवाएं, सेम क्वेश्चन रखने, बस अब हमने क्या किया, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं, हमने बोला भाई y = 2x का बनाओ, मतलब ये 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, y = 2x दे दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो फटाफट बना सकते हो आप। x की वैल्यू कितनी रखोगे 0, तो चेक करो x जब 0 रखोगे तो y कितना आएगा 2 × 0 0। फिर x1 रखो, y कितना आ जाएगा 2, अरे 2 × 1 2। x2 रखो तो y कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4। क्या मिला पॉइंट बताइए, 0, 0, तो 0, 0। नेक्स्ट क्या मिला 1, 2, नेक्स्ट क्या मिला 2, 4। चेक करिए 0, 0, x पे भी 0 और y पे भी 0, ये वाला पॉइंट है 0, 0, सबको पता है। 1, 2, तो x पे 1 और y पे 2। फिर 2, 4, तो x पे 2 और y पे 4। ये देखिए ये ग्राफ ऐसा है, कोई डाउट है? ये कौन सा कर्व है, y = 2x कर्व, मतलब ग्राफ है, ठीक है। एक और बनवाना चाहता हूँ, पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। कंपेयर क्या करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए। जब हमने यहाँ से 2 की वैल्यू, मतलब पीछे 2 नहीं लिख के 0 लिख दिया, अरे 2x + 0 कर दिया, 2x + 0 ही क्या होता है 2x होता है, यानी कि 2 हटा दिया। ये 2 क्या है, ये 2 है इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। चेक करो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। अंतःखंड मतलब y एक्सिस पे ऑरिजिन से कितना पार्ट काट के निकल रही है लाइन। तो ध्यान से चेक करो, इस लाइन को तो आपने पढ़ा है, लाइन को इन्फिनिटली कहीं बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं बच्चों, ध्यान से चेक करो, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है कि नहीं आएगी, है ना। तो इसने y एक्सिस पे कितना पार्ट काटा 2 यूनिट, इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरसेप्ट कितना है 2 है। अब सुनो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं 2x + 3, तो कैसे निकलेगी लाइन, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ध्यान से चेक करो कि 2x + 3 यहाँ से निकलेगी ऐसे, और इसके पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखो 2x प्लस पीछे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो कहाँ से निकलनी चाहिए, हाँ, तो y एक्सिस पे कितना काटेगी 0। चेक करो 0 से निकल ली कि नहीं निकल ली, ये देखो। कोई डाउट है बताओ? नो सर। हाँ,
तो अब हम आपसे ये बोल सकते हैं कि किसी लाइन की इक्वेशन कैसी हो सकती है, mx प्लस सी टाइप की, जहां पर m कोई नंबर होगा और c कोई नंबर होगा। m क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट किसका, लाइन का। तो ये c कुछ भी हो सकता है और ये m कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, कोई लाइन एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, यही उसका टैन ले लेंगे, है ना, यही क्या होता है उसका। तो टैन 1 की ज़्यादा टेंशन मतलब, बस आप ये देखो इसका झुकाव कितना है एक्स एक्सेस के साथ, ठीक है। अब ये झुकाव चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सेस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चेक करो ना, ये इस लाइन से जितना एंगल बना रही होगी उतना ही तो एक्स से बनाएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। इसको चेक करो, इसका स्लोप तो साफ साफ दिख रहा है, ये ऐसे इतना एंगल, और ये जो भी एंगल होगा उसका हम टैन ले लेंगे, एंगल का टैन। वो आप क्लास 10 में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये दो बातें समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन और देखिए, फिर बात खुलेगी सारी कि राज क्या चल रहा है। तो एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स में अगर आपको दे दूं और y इक्वल्स टू एक्स इसी ग्राफ में बनाने के लिए आपसे बोलूं, तो टेबल बनाइए जरा इसका, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स अगर 0 रखोगे y 0, x1 y1, x2 जो x होगा वही y होगा। तो देखो 0,0 फिर 1,1 यहाँ, फिर 2,2 यहाँ, और 3,3 यहाँ, ये ऐसे। अब ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स का। ध्यान से चेक करो, y इक्वल्स टू क्या था, x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x के आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ x के आगे m लिखा होता था, यहाँ x के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 1, मतलब इसका स्लोप कितना है, 1। लेकिन इसका स्लोप कितना था, 2 ज़्यादा होता है कि 1, 2 ज़्यादा होता है ना। तो चेक करो, ये वाली ज़्यादा स्लोप बना रही थी और ये वाली कम स्लोप बना रही है। चेक करो, ये जो पहले थी y इक्वल्स टू 2x, इसने इतना एंगल बनाया ये, और दूसरी वाली ने इतना कम एंगल बनाया, और दोनों ही कहाँ से निकल रही, ओरिजिन से, क्योंकि दोनों में c की वैल्यू कितनी है, 0 है। अरे mx प्लस c होता है, तो mx प्लस 0 है। कोई डाउट है? यानी कि यहाँ से हमें बात ये चली बच्चों, बात पता क्या, कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, x की पावर 1 पे। यानी कि ध्यान से चेक करो, y भी लीनियर है अपने आप में, मतलब y, अरे पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, बताओ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y की डिग्री कितनी है, 1, मैक्सिमम पावर 1 है, और यहाँ पे 2x में x की डिग्री कितनी है, 1। अरे एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि y डिपेंड कर रहा है x की पावर 1 पे, यहाँ पे भी y डिपेंड कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे x की पावर 1 पे, और इंटरसेप्ट भी आ रहा है यहाँ पे भी y डिपेंड कर रहा है x की पावर 1 पे। इनको हम लीनियर फंक्शन या लीनियर ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। मतलब बच्चों एक बात बताइए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे हमने ये सीखा कि कोई क्वांटिटी होती है और वो डिपेंड किस पे करती, किसी दूसरी क्वांटिटी पे। तो ध्यान से चेक करो, अगर मेरा p डिपेंड कर जाए किस पे, मास पे, तो चेक करो p डिपेंड कर रहा है m की पावर 1 पे, तो p वर्सेस m का ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताइए। हाँ, अगर हम यहाँ पे p ले लें, अगर हम यहाँ p ले लें, मतलब क्या, मोमेंटम, और मोमेंटम की यूनिट किस में ले, इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या ले लें हम, मास ले लें, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम मास ले लें किस में, किलोग्राम में, तो बताइए इसका ग्राफ कैसा आएगा, p वर्सेस m का, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक। जहाँ पर देखो, अब ध्यान से चेक करो, ये जो इन्होंने पार्ट 2 हमको बोला है क्या, कि मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो पता है मेरे को फॉर्मूला क्या पता है बताइए, ग्राफ तो मैं बना चुका, अभी और मैं आपको क्लियर करता हूँ। मुझे फॉर्मूला क्या पता है बताओ, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, और आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल। नहीं पता, पता है ना, तो ये प्रोपोर्शनल को हटाया, सॉरी v को, v कांस्टेंट भैया, चेक करो क्या कह रहा है, मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, p इज प्रोपोर्शनल टू m। बात समझ आई कि नहीं आई? तो p किस पे, हमको बस ये चेक करना है p किस पे डिपेंड कर रहा है, m की पावर 1 पे, यानी कि लीनियर फंक्शन का एग्जांपल है। और लीनियर फंक्शन के ग्राफ कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन। और खास बात ये है कि जब, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा था, ध्यान चेक करो, यहाँ पर क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ क्या लिखा है, p इज इक्वल्स टू 2 की जगह क्या लिखा है, v, फिक्स है ना, कॉन्स्टेंट है ना, और x की जगह क्या लिखा हुआ है, m। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो p वर्सेस m का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो ये हमने बना दिया स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो ये हो गया आपका किसका ग्राफ, सेकंड वाले का। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया, ठीक। अभी इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब बात क्या है, आओ पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बात ये है
कहता सर मैं वेलोसिटी 1 लूँगा। मैंने कहा ठीक है ले लो। अरे वेलोसिटी उसने कांस्टेंट कर दी। कह रहा सर मास m की बॉडी किससे चल रही है, 1 मीटर पर सेकंड से। कह रहा मेरी मर्जी है, मैंने तो कांस्टेंट ले लिया, 1 तो कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, P = v की वैल्यू 1 रखो, m × 1 कितना हो जाएगा m, यानी कि P = क्या आ गया, m आ गया कि नहीं। और P = m वाला केस कौन सा है बच्चों, y = x वाला, चेक करो। और y = x वाले में स्लोप कितना होता है, 1 यूनिट। और एक बात बता दूं, स्लोप 1 तभी होता है बच्चों जब एंगल 45 होता है। ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। स्लोप अगर 1 है तो एंगल कितना होता है, 45 होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्लोप कैसे निकालते हैं, tan ऑफ एंगल, और tan 45 आप टेबल में देखोगे तो 1 होता है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 45। बात समझ में आई कि नहीं। और ध्यान से चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या था, P वेरिएबल था और M, P डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, V तो कर दिया फिक्स, और V मैंने कितना ले लिया, 1। यानी कि ये इक्वेशन ऐसी नहीं बन गई क्या, ध्यान से चेक करो। y = अब c को हमने 0 कर दिया, तो y = mx टाइप की नहीं बन गई, बताओ। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब इंटरसेप्ट कितना होगा y एक्सिस पे, 0। इसलिए मैंने ग्राफ कहाँ से निकाला, ऑरिजिन से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने NCERT एग्जाम्पलर में जरा इस ग्राफ को पीछे आंसर में देखिए, तो उन्होंने क्या किया हुआ है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है ग्राफ, यानी कि अगर ये पूरा एंगल है कितना, 90, ठीक है, तो ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। पता है 45 क्यों रखा, उन्होंने ये सोच लिया अपने मन में क्या कि भैया वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो चलो 1 मान लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस वेलोसिटी को उन्होंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये कैसा बन जाएगा, ध्यान से चेक करो, y = mx, mx को आप क्या लिख सकते हो, x × m भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस m से अरे यार m यहाँ स्लोप होता है, तो x × स्लोप, बात समझ में आई, ये m मास नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं। तो x × स्लोप मतलब x क्या होगा, जो वेरिएबल होगा, वेरी कर रहा होगा, और स्लोप फिक्स होगा। चेक करो स्लोप कितना है, यही तो स्लोप है v, इसको फिक्स कर दिया, और मास क्या है, वेरिएबल है, तो मास चेंज करते जाओगे और मोमेंटम तुमको मिलता जाएगा। नहीं समझ में आई बात। तो अगर वेलोसिटी को मैं 1 ले लूँ मान लो, ठीक, तो आपका बन क्या जाएगा, P = m बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो दिमाग लगाओ खुद, अगर 1 kg की बॉडी लोगे तो 1 पे कितना आएगा, 1 भाई, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो 1 पे 1, 2 पे मोमेंटम 2 किलोग्राम की बॉडी होगी तो मोमेंटम 2, 3 पे 3। इसलिए ग्राफ इन्होंने ऐसा बनाया है। आपको लगभग 45 डिग्री यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये मैंने आपको जानबूझ के सब कुछ चीज़ें डिटेल में बताई, बाकी तो आप ग्राफ फटाफट बना दो, मार्क्स तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे ऐसे। कोई डाउट है बताइए। हाँ समझ में आई बात। अब सर अगर मैंने एग्जाम में ऐसे बना दिया तो, मतलब ये 45 ना रख के अगर मैंने ऐसे बना दिया तो क्या गलत है, नहीं गलत है। क्यों, अरे मैंने वेलोसिटी कुछ और ले ली होगी, समझ रहे हो, मैंने मन में सोचा कि वेलोसिटी 2 है तो स्लोप ज़्यादा आएगा ना उसका, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा बनाएं चाहे आप ऐसा बनाएं, तो आप ऐसा ही बना लीजिएगा 45 वाला। कोई डाउट है बताओ। पार्ट बी का आंसर हो गया। अब करते हैं पार्ट ए का आंसर। कह रहा है कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड। तो इस बार मास फिक्स्ड है और मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी हमको बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहीं पे कर लें, देखते हैं क्या होता है। देखिए ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P = m × v। इस बार उन्होंने मास को फिक्स कर दिया है ना, तो मास हो गया कांस्टेंट, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v y नहीं है ये v वेलोसिटी फिक्स नहीं, वेलोसिटी वेरी करेगी और मोमेंटम वेरी करेगा। अरे क्लास में पढ़ाया तो था कि मोमेंटम 2 तरीके से वेरी कर सकता है, कि अगर मास वेरी कर रहा है, वेलोसिटी फिक्स है, तब भी मोमेंटम वेरी करेगा। और अगर क्या बोला मैंने, हाँ मास फिक्स है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तब भी मोमेंटम वेरी करेगा। और वेलोसिटी अगर फिक्स है और मास वेरी कर रहा है, तब भी मोमेंटम वेरी करेगा। तो ये वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स। तो मास अगर फिक्स है तो ये m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल लगाओगे। अब चेक करो ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि v की पावर 1 है, डिग्री चेक करो इधर राइट हैंड साइड, v की पावर मैक्सिमम 1 है और p की पावर भी 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, लीनियर। अब ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, अलग अलग स्लोप इसके हो सकते हैं। हमारी बुक में आप ध्यान से चेक करें, ये y एक्सिस पे क्या लिया उन्होंने, मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है उन्होंने, वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा हमारी बुक में लिया और हमको यहाँ 45 लगभग दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने मास कितना ले लिया होगा, 1। तो 1 × v, 1 kg ले लोगे तो क्या आ जाएगा, v,
मास फिक्स कर लिया होगा 1 kg की बॉडी। अब चेक कर लो P इज इक्वल टू क्या आ गया V, तो P इज इक्वल टू V कैसा बन गया, Y इज इक्वल टू X टाइप का बन गया। और Y इज इक्वल टू X कहाँ से जाता था, ओरिजिन से, तो ये भी कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। जितना X होगा उतना ही Y होगा। मतलब वेलोसिटी अगर 1 तो मोमेंटम 1, वेलोसिटी अगर 2 तो मोमेंटम 2। बात समझ में आई। वेलोसिटी अगर 3 तो मोमेंटम 3। ये 1 2 3 और 1 2 3। इसलिए आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरीके से 45 एंगल वाला ग्राफ लिया हुआ है। अगर मैं ऐसा बना दूं सर तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं। अरे हमारा मास कुछ और होगा, बॉडी का मास वेरी कर जाएगा पर फिक्स रहेगा, पूरे न्यूमेरिकल में वो फिक्स रहेगा। तो मास अगर हमने 2 ले लिया तो हमारा स्लोप भी बढ़ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। तो ये कुछ बातें हमको आपको बतानी थी। तो मोटी मोटी बात ये है कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ये रहा और मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ ये रहा। इसमें खास बात सिर्फ इतनी बच्चों बतानी थी कि आपको हमको ये बताना था यहाँ पर कि फॉर्मूला होता है क्या, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, अगर हम एक बार वेलोसिटी को फिक्स कर दें चाहें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो P जो होगा बच्चों वो लीनियर फंक्शन होगा किसका, V का। P V पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। लीनियरली डिपेंड करने का मतलब है कि V की मैक्सिमम पावर 1 है तो आपको ग्राफ लीनियर फंक्शन के कैसे मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये हमारा इसको पढ़ाने का उद्देश्य था आपको। ठीक, और दूसरा क्या कि अगर आपने मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। और मास में क्या लीनियर है क्योंकि m की पावर 2 नहीं है ना 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 ना। अगर m की पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक होता। हम क्या बोलते, P क्या है, क्वाड्रेटिक है m में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे आते, कर्व आते, घूम जाएगा, पैराबोला आएगा। ठीक है, पैराबोला ये होता है, देखो जरा ऐसे, ये होता है पैराबोला। ठीक, तो ये सब हम लोग क्लास 11th में देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई क्यों पढ़ाना चाहते थे इसको, हाँ, कि लीनियर फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं। और P या तो V की पावर 1 पे या तो M की पावर 1 पे। V की पावर 1 पे तब जब M कांस्टेंट और M की पावर 1 पे तब जब V कांस्टेंट। बट P M में या तो लीनियर है या तो P V में लीनियर है। तो ग्राफ तो सिंपल सा स्ट्रेट लाइन आएगा और कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। Y एक्सेस पे यानी कि मोमेंटम वाली एक्सेस पे ये कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कट करेगा स्टूडेंट। इसलिए नहीं कट करेगा क्योंकि आपने मोमेंटम का फॉर्मूला कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा है। ध्यान से चेक करिए, आपने मोमेंटम का फॉर्मूला कभी भी बच्चों ऐसे नहीं पढ़ा है कि mv प्लस कोई नंबर आता है पीछे। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, नहीं। तो इंटरसेप्ट तो होता ही नहीं है इस फॉर्मूले में। तो y एक्सेस पे इंटरसेप्ट बनाएगा ही नहीं और कहाँ से जाएगा, ओरिजिन पे। मीन्स इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सेस इज व्हाट, 0। इसलिए हम लोग का ग्राफ कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। कोई डाउट है बताइए, हाँ सिंपल है। तो ये बताने का आपको उद्देश्य था। बाकी तो आप रट लीजिए और जाके एग्जाम में कर दीजिए, नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में शायद कोई एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम शायद केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आए, या तो मैं सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कौन सा चैप्टर है आपकी बुक में, नंबर सिस्टम के नाम से ना, क्योंकि क्लास 9th और 10th में सेम ही चैप्टर लगभग। नंबर सिस्टम अपलोड हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल लेके आ रहे हैं। और बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में ना पड़ें। 1 घंटे में आप लोग चैप्टर निपटाते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होगा, भविष्य में आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।